हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर कैसा लगा? थोड़ा मजा आएगा क्वेश्चन करने में। फॉर्मूलाज पे फॉर्मूलाज लिखे थे हमने। क्या क्या? एक तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा था, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। ठीक है, ए की जगह हमने लिखा था पाई आर स्क्वायर में लिख सकते हैं, रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर। रो क्या था? रो रेजिस्टिविटी थी। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। रो, इसके बारे में बताया होगा मैंने। इसकी यूनिट भी लिखा था हमने। यूनिट क्या लिखी थी? ओम इनटू मीटर। तो जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, जिसमें भी हम बोल सकते हैं जो सिल्वर होता है। अगर एक टेबल देखोगे तुम, तो सिल्वर, उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है, लोएस्ट रेजिस्टिविटी। सिल्वर की रेजिस्टिविटी क्या होगी? सबसे कम होगी। फिर उसके बाद कॉपर, एल्यूमिनियम। तो नॉर्मली जो हम घर पे जो कंडक्टिंग वायर यूज में लेते हैं, कनेक्शन के लिए जो वायर यूज में लेते हैं, वो कॉपर के होते हैं या फिर एल्यूमिनियम के होते हैं। सिल्वर के वायर इसलिए यूज में लेते हैं क्योंकि सिल्वर क्या आता है? महंगा आता है। अगर सिल्वर के वायर लेंगे तो घर नहीं बन पाएगा, खाली इलेक्ट्रिसिटी में ही पैसा पूरा हो जाएगा हमारा। सिल्वर के वायर हम देख सकते हैं जहां पर सर्किट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होते हैं, सर्किट बोर्ड, ठीक है, तो वहां पर हम सिल्वर के वायर लगे होते हैं। मतलब वो बहुत पतले पतले से वायर होते हैं। ग्रीन बोर्ड के ऊपर सर्किटरी बनी होती है, एक आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, उसमें लगा सकते हैं हम। सेमीकंडक्टर जहां पर यूज में होता है। पर नॉर्मली हमारे घर के कनेक्शन में ये सिल्वर के वायर लगे हुए नहीं होते। सोलर सेल में भी लगे होते हैं कनेक्शन सिल्वर से। तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? सबसे कम होती है। सबसे कम मतलब इसमें करंट सबसे इजीली फ्लो हो सकता है, इसके अंदर, सिल्वर के अंदर। तो अगर जैसे हम ध्यान रखना चाहें तो सबसे कम जो होती है सिल्वर की होती है। उसके बाद सिल्वर को हम Ag लिखते हैं। उसके बाद फिर हम कॉपर पे जा सकते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम पे, और भी मटेरियल ले सकते हैं। फिर यहाँ पर आयरन ले सकते हो, टंगस्टन ले सकते हो, मैग्नीज ले सकते हो, क्रोमियम, ये सब ले सकते हैं। पर हमें नॉर्मली ध्यान रखना है सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होगी? सिल्वर की। तो सिल्वर क्या होगा? सिल्वर को बोल सकते हैं सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है, तो सिल्वर। सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर। उसके बाद कॉपर, फिर एल्यूमिनियम। तो घरों में जो कनेक्शन होंगे वो हम कॉपर या फिर एल्यूमिनियम के मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, एल्यूमिनियम जिसे जहां पर टायर वायर की थिकनेस थोड़ी ज्यादा होती है, ऊंचे ऊंचे इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, तो वहां पर नॉर्मली एल्यूमिनियम के वायर लगाते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है? थोड़ा हल्का होता है वेट में। ठीक है, कॉपर और उनकी कंपेरिजन में तो एल्यूमिनियम हल्का होगा, तो उसको हम ज्यादा लेंथ तक सस्पेंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं एलॉयज की। तो एलॉयज में क्या होता है? एलॉयज मतलब समझते होंगे तुम, थोड़ा कॉपर मिला दिया, थोड़ा क्रोमियम मिला दिया, थोड़ा मैग्नीज मिला दिया, कुछ निकल मिला दिया, और मिलाकर एक हमने एलॉय बना दिया। अब एलॉय में क्या होता है? एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है, मॉडरेट रेजिस्टिविटी होती है। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की रेजिस्टिविटी लो होती है। मेटल्स हैव लो रेजिस्टिविटी, और जो एलॉयज उनसे मिलकर जो बने हैं, मेटल से मिलकर जो बने एलॉयज, उनकी रेजिस्टिविटी मॉडरेट होती है, मतलब उनसे थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो मॉडरेट रेजिस्टिविटी होने की वजह से, और इनका जो जिनमें करंट फ्लो होती है, नॉर्मल कंडक्टर में क्या होता है? करंट फ्लो होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है। इसको हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। करंट फ्लो होती है तो क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। और हीट प्रोड्यूस होती है तो एलॉयज जो होते हैं वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते, जल्दी बर्न नहीं होते, जल्दी मेल्ट नहीं होते। तो इसलिए जहां पर हीटिंग एलिमेंट्स हम बनाते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स, एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि हीटिंग एलिमेंट्स जैसे हीटर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन में कॉइल होगी, ये सब कॉइल जो होती है हीटिंग कॉइल, ये हम नॉर्मली नाइक्रोम वायर की बनाते हैं। नाइक्रोम एक अलॉय है, इसके अंदर थोड़ा निकेल है, थोड़ा क्रोमियम है, थोड़ा मैग्नीज है, और कॉपर है। तो इनसे मिलकर नाइक्रोम बना होता है। तो नाइक्रोम में क्या होता है? इसमें अगर इसको बहुत ज्यादा तभी गर्म कर दें तब भी ये मेल्ट नहीं होगा, और इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो मॉडरेट होगी। ठीक है, जो अलॉयज की रेजिस्टिविटी मॉडरेट होती है, तो इनसे हम हीटिंग एलिमेंट्स बना सकते हैं अलॉयज से। और अलॉयज की मॉडरेट रेजिस्टिविटी मॉडरेट होती है। और दूसरा होता है जो इंसुलेटर्स जो होते हैं,
इंसुलेटर्स जैसे हो गए, ग्लास हो गया, रबर हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक, इन सबको इंसुलेटर्स बोल सकते हैं। इंसुलेटर्स हैव हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, एग्जाम्पल, इन सबके एग्जाम्पल इंसुलेटर्स में ग्लास ले सकते हो, रबर ले सकते हैं, प्लास्टिक, वुड। ठीक, लकड़ी गीली नहीं होनी चाहिए, सूखी लकड़ी, ड्राई वुड। ठीक है, एलॉय में भी हम ले सकते हैं, नाइक्रोम ले सकते हैं एग्जाम्पल में। नाइक्रोम के अलावा और भी है, जैसे मैंगनीन है। ठीक है, कॉपर और ये मैंगनीज का बना होता है और एक कांस्टेंट है, निकल भी होता है इसके अंदर। ठीक है, एलॉयज जिनको यूज में लेते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें जो मेटल्स होते हैं तो थोड़ी डिफरेंट क्वालिटी होती है। क्या होती है, मेटल्स का रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मेटल्स का रेजिस्टेंस टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो मेटल्स होंगे, कंडक्टर्स जो होंगे, उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर के साथ। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग वो बढ़ता जाएगा। और यहाँ जो एलॉय से हम जो बनाते हैं, ये मैंगनीन कांस्टेंट है ना, इनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर अगर बढ़ाऊंगा, कम करूंगा, तो इनके रेजिस्टेंस पे बहुत कम इफेक्ट होता है, वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हम कुछ बनाते हैं जहां पर हमारे रेजिस्टेंस का काम है, ठीक है, तो वहां पर रेजिस्टेंस में हम मैंगनीन या कांस्टेंट का वायर यूज में लेते हैं, क्योंकि उनके रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से, कम होने से इफेक्ट नहीं होता। तो सर्किट पे, करंट पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, सर्किट करंट पर, अगर इनसे हम बनाएंगे तो। ये तुम्हारे काम की नहीं है, क्योंकि इनमें करंट फ्लो ही नहीं होगी। ये इंसुलेटर्स है, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, इतनी हाई होती है कि करंट फ्लो ही नहीं होती। इन सब में करंट फ्लो नहीं होती। ठीक है, तो जब भी हम कुछ लाइट का कुछ काम करते हैं, मतलब वायर का कुछ कनेक्शन या कुछ कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं कि रबर के ग्लव्स यूज में लो। ठीक है, रबर के शूज, इन सब यूज में लो। कोई किसी तार के चिपक गया तो उसको लकड़ी के डंडे से मारो, डायरेक्ट छू मत हटाने के लिए। क्यों? क्योंकि इनमें करंट फ्लो नहीं होता। और जो मेटल्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी सबसे लो होती है। मेटल्स हैव लोएस्ट रेजिस्टिविटी, या लो लिख लेते हैं, लोएस्ट तो सिल्वर की होगी। एग्जांपल में मेटल्स आ जाएंगे, वही सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, सबको ले सकते हो, क्रोमियम। तो मेटल्स की रेजिस्टिविटी लो, एलॉयज की मॉडरेट होती है और इनकी हाई होती है। ठीक है, और इसमें भी तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि सिल्वर सबसे कम होती है रेजिस्टिविटी, मतलब वो बेस्ट कंडक्टर है। तो इन चीज को तुम ध्यान रख सकते हो रेजिस्टिविटी से रिलेटेड। और एक टेबल भी बनी हुई है, टेबल नंबर 12.2। अगर तुम बुक को देखोगे एनसीईआरटी की, तो टेबल नंबर 12.2 से तुम्हें आइडिया हो जाएगा। सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी, सिल्वर कॉपर की 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर में, यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी हुई है, वो मुझे ध्यान नहीं आ रही है। ठीक है, एलॉयज में जाओगे तो एलॉयज में वो अराउंड 10⁻⁻6 में मिलेगी। और जब तुम इनमें पहुंचोगे इंसुलेटर्स में, तो उनमें तुम्हें 10⁻14 17 ऐसे मिलेगी रेजिस्टिविटी, मतलब बहुत ही ज्यादा। इनकी कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है ये, मतलब उनमें करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो टेबल को चेक करना एक बार, टेबल नंबर 12.2 एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, उसमें तुम्हें रेजिस्टिविटी का आइडिया लग जाएगा। एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था कि सर जो करंट की डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट क्यों होती है हमेशा। तो जब करंट आया था, मतलब सेल का इन्वेंशन हुआ, सेल बना, सेल के अंदर मतलब क्या होता है, एनोड होता है, ये तुम ध्यान होगा केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा कुछ ना कुछ। कैथोड होता है, एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड बोलते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल एक कैथोड। अब जब इससे किसी वायर को हम कनेक्ट करते हैं, तो वायर को कनेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ऐसे बैटरी मान सकते हो इसको, बैटरी या सेल की तरह मान सकते हो। ठीक है, हमारे पास है सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव, इसको हम सिंबल ऐसे बना देते हैं। तो जैसे इससे वायर को, किसी वायर को कनेक्ट किया हमने, ऐसे किसी को कनेक्ट किया, तो ऐसे करंट ऐसे फ्लो होती है।
तो करंट की डायरेक्शन स्टार्टिंग से यही मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ऐसे करंट जा रही है। तो उसके कुछ टाइम बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पता अभी तक, जब करंट आ गया था करंट की डायरेक्शन सब फिक्स कर ली थी, उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था। फिर इलेक्ट्रॉन आए, फिर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज डिसाइड हुआ, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज कंसीडर करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है। जैसे मान लो ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये एक नेगेटिव, ऐसे मान लेते हैं, इनके बीच में वायर लगा हुआ है। तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे और नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इधर से रिपेल होगा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, और इधर अट्रैक्ट होगा, तो मतलब वो किधर जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा वायर के थ्रू। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। तो यहां पर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, इधर इस तरह से मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, नेगेटिव से रिपेल होगा और पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, तो ऐसे जाएगा, ऐसे घूम के जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन की मोशन की डायरेक्शन क्या हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन पहले से डिफाइन होगी, इलेक्ट्रॉन बाद में आया, तो इसलिए फिर हम क्या बोलते हैं कि जो करंट जिस डायरेक्शन फ्लो हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऐसे लेते हैं, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन की, या जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। तो करंट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बाद में पता चला, इसलिए, और करंट की डायरेक्शन पहले ही हमने फिक्स कर ली, इसलिए क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है। ठीक, अब तुम्हें शायद आ गया होगा समझ में। अब हम क्या करते हैं, हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तुम्हारे ये सीबीएसई का जो एग्जाम होगा स्कूल वगैरह का, उसमें नहीं आएगा, कंपटीशन के लिए ध्यान में रख सकते हैं। इसको लिख लेते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो इसमें क्या ध्यान रख सकते हैं हम, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स increases with rise in temperature। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, किनका, कंडक्टर्स का, एलॉय मेटल्स का। कॉपर का हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सिल्वर का टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, किनका, कंडक्टर्स का। रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं, एक्चुअल में रेजिस्टिविटी बढ़ती है और रेजिस्टिविटी के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसका एक फॉर्मूला भी चाहो तो ध्यान रख सकते हो, लिखा था आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। अब ये सब है क्या, तो यहां पर जो आर नॉट है ये है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो भी वायर है जिसका भी रेजिस्टेंस ले रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आर टी क्या है, आर टी है रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। ये 0 पर रेजिस्टेंस है, ये टी मतलब ये वाला टी डिग्री सेंटीग्रेड में, जो भी लिखा है ना। तो 0 पर इतना है तो टी पर कितना होगा, तो उसको ऐसे निकाल लेंगे। और अल्फा क्या है, ये अल्फा, अल्फा को बोलते हैं हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। एक टर्म होती है इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। मतलब मैं क्या करूंगा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे 0 रखो, 0 रखो तो ये आर नोट ही मिलेगा, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर नोट है। यहाँ पे 20 रखूंगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, तो टी की वैल्यू 20, अल्फा जो भी गिवन होगा तो उससे मुझे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिल जाएगा रेजिस्टेंस। 100 पे कितना होगा, टी की वैल्यू 100 रखूंगा, अल्फा गिवन होगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस मिल जाएगी। इसकी वैल्यू बताओगी हमें पहले से। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है
ये बढ़ता जाएगा और उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है किनका, कंडक्टर्स का। तो एक टर्म होती है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे एग्जांपल होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन जर्मेनियम को क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये क्या है, सेमीकंडक्टर है। मतलब इनमें जो करंट फ्लो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है इनसे, कंडक्टर से। ठीक है, डिटेल में इसको 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम इनको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। मतलब इनमें करंट जो फ्लो होता है वो कंडक्टर्स के कंपैरिजन में कम होता है। मतलब इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर्स के रेस्पेक्ट में थोड़ी कम होती है। मतलब इतना इजीली इसमें करंट फ्लो नहीं होता है इनके अंदर। ठीक है, और इंसुलेटर नहीं होते, इंसुलेटर में तो बिल्कुल ही फ्लो नहीं होता, इनमें थोड़ा बहुत होता है करंट फ्लो। इनको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इनमें उल्टा होता है, इनमें क्या होता है, रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इनका रेजिस्टेंस कम होता है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा सेमीकंडक्टर्स का, उनका रेजिस्टेंस उतना कम होता जाएगा। तो उनमें हम इजीली करंट फ्लो कर सकते हैं। तो ज्यादा टेम्परेचर पर इनमें इजीली करंट फ्लो होती है। और कंडक्टर्स में उल्टा होता है, अगर टेम्परेचर में बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट इजीली फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट फ्लो को क्या करता है, रेजिस्टेंस रेजिस्ट करता है। तो सेमीकंडक्टर में ये चीज ध्यान रख सकते हो चाहो तो। ठीक है, इनके एग्जांपल सिलिकॉन जर्मेनियम होते हैं सेमीकंडक्टर्स के। तो एक चीज हम ध्यान रख सकते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। इसके अलावा नेक्स्ट है टॉपिक। अब हम क्या कर रहे हैं, एक वायर ले रहे हैं और उस वायर को थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहे हैं। जैसे कॉपर का या एल्यूमिनियम का या सिल्वर किसी का वायर ले लिया, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उससे क्या इफेक्ट होगा। तो इसको लिख देते हैं इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस व्हेन वायर इज स्ट्रेच्ड। तो वायर को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो इस रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले एक वायर ले लेते हैं। ठीक है, वायर ले लिया, इसकी लेंथ मान लेते हैं L1 इसकी लेंथ है, और A1 इसका क्रॉस सेक्शन। A1 को जाए तो पाई R1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। रेजिस्टिविटी रो मान लेते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस ले सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 इक्वल्स टू रो L1 अपॉन A1। ये था फॉर्मूला रेजिस्टेंस का। या फिर रो L1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम खींच, जैसे फोर्स लगा के इसको खींचकर थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा लंबा कर दिया हमने खींच के। ठीक, ज्यादा नहीं होगा, बिल्कुल हल्का सा होगा, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हुआ नहीं हुआ। तो मान लेते हैं थोड़ी सी लेंथ इसकी बढ़ गई। ठीक है, लेंथ बढ़कर होगी इसकी L2। और जैसे किसी रबर को खींचते हैं, तो रबर को खींचते हैं तो क्या होता है, उसकी लेंथ बढ़ती है और उसकी थिकनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसे इसका जब लेंथ इंक्रीज होगी तो एरिया भी चेंज होगा, क्रॉस सेक्शन मतलब ये थोड़ा पतला हो जाएगा। तो इसको A2 मान लेते हैं, पाई R2 स्क्वायर। और रेजिस्टिविटी यहाँ पर रो है, तो रेजिस्टिविटी क्या इफेक्ट होगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कॉपर को खींच रहे हैं, कॉपर का वायर उसको खींच रहे हैं, और कॉपर के वायर को खींचेंगे तो क्या बन जाएगा, वो गोल्ड बन जाएगा। होता है ऐसा, नहीं होता। कॉपर का वायर को खींचेंगे तो कॉपर ही रहेगा, कॉपर रहेगा तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है उसके मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। तो उनको चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ खींच रहे हैं। तो खींचेंगे तो कॉपर ही रहेगा, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो देखो क्या होगा, R2 क्या हो जाएगा, रो L2 अपॉन A2, या फिर रो L2 अपॉन पाई R2 स्क्वायर। ये पहला वाला रेजिस्टेंस, ये दूसरा वाला रेजिस्टेंस। ठीक, अब इसमें क्या होता है, एक चीज चेंज नहीं होती। जब हम खींचते हैं किसी को भी, वायर को खींच रहे हैं, तो इसमें एक चीज कांस्टेंट रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगा इसका मास, या फिर हम कंसीडर कर सकते हैं इसका वॉल्यूम। तो इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पर जितना वॉल्यूम होगा यहाँ पर भी उतना वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वायर रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम स्ट्रेच करेंगे तो वायर का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, और वॉल्यूम को लिखते हैं हम। देखो जो वायर है
ये 9th क्लास में तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वायर सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल, ये पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया होता है ए इंटू एल, तो ए लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम पहले था A1L1 और बाद में भी इतना ही रहेगा, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम होगी, A1L1 इक्वल्स टू A2L2। अब देखो क्या कर रहे हैं, यहां से देखें तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम L1 L2 को इधर ले आए और A1 को इधर ले आए तो L1/L2 इक्वल्स हो जाएगा A2/A1। अब इन दोनों का रेशियो ले रहे हैं R1 और R2 का, तो देखो R1/R2 रेशियो, R1 का वैल्यू ये रो L1/A1 और R2 का वैल्यू रो L2/A2। तो रो और रो तो कैंसिल हो जाएगा, तो R1/R2 क्या मिलेगा मुझे L1/L2 A2/A1। अब इसी को यूज में लेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले देखो L1/L2 A2/A1 की इक्वल, यहां से हम निकाल सकते हैं। तो L1/L2 A2/A1 की इक्वल, तो A2/A1 की जगह मैं L1/L2 यहां पर पुट कर सकता हूं। तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूं, R1/R2 इक्वल्स टू L1/L2 और A2/A1 की जगह भी L1/L2। यहां से R1/R2 क्या हो जाएगा L1/L2 का होल स्क्वायर, और यहां से क्या मिला मुझे, R1/R2 L1/L2 का स्क्वायर, यहां से लिख सकता हूं R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। इसका मतलब जब मैं किसी वायर को स्ट्रेच कर रहा हूं तो उसका रेजिस्टेंस लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा, R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ये स्पेशली ध्यान रखना है कब जब वायर क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। जनरली क्या होता है, जनरली R प्रोपोर्शनल टू L लिखा था हमने, ये जनरल नॉर्मल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन कब, जब वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा, R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमने किसी वायर को स्ट्रेच किया, उसकी लेंथ होगी डबल, 2 टाइम्स होगी, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4, तो मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। मतलब मैं स्ट्रेच करके लेंथ को अगर डबल कर देता हूं तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा उसका। ऐसे इसको ध्यान कर सकते हो, कब, जब स्ट्रेच करेंगे स्पेशली, नहीं तो ये सही। तो वो लोग सर तो पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो ये स्पेशल कंडीशन है कब, जब वायर को स्ट्रेच कर रहे थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा क्या कर सकते हैं इसमें, तो यहीं से अब मैं क्या कर रहा हूं, A2/A1 और L1/L2 इनमें रिलेशन क्या था, ये और ये इक्वल है। अब मैं L1/L2 की जगह दूसरी वाली कंडीशन में A2/A1 लिख रहा हूं। पहले क्या किया था, A2/A1 की जगह L1/L2 लिखा था, अब L1/L2 की जगह A2/A1 लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा R1/R2 इक्वल्स टू A2/A1 का स्क्वायर, और A2 को लिख सकते हैं क्या हम, पाई R2 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर उनका स्क्वायर। पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये स्क्वायर पहले से और फिर उनका भी स्क्वायर, मतलब पावर क्या हो जाएगी 4, 2 into 2 4, मतलब R1/R2 क्या हो जाएगा R2/R1 इसकी पावर 4। तो ये ऊपर है और ये नीचे, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर 4। इसका मतलब अगर मैं स्ट्रेच कर रहा हूं और रेडियस हो गई हाफ, तो यहाँ पे R की जगह जब मैं R/2 लिखूंगा और जो 2 का स्क्वायर होगा 4 ऊपर, मतलब 2 का पावर 4 सॉरी, तो 2 टू दी पावर 4 मतलब 16 ऊपर चला जाएगा, ये 16 ऊपर चला जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 16 टाइम्स। अगर स्ट्रेच कर रहे हैं और रेडियस हो गई हाफ तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 16 टाइम्स। तो ये चीज हम ध्यान रख सकते हैं, इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। ध्यान रखना ये जो है ये स्ट्रेच करने पर ही हो रहा है। तो ये जो 2 टॉपिक पढ़े हमने, टेम्परेचर डिपेंडेंस और ये स्ट्रेच वाला, तो ये तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में नहीं आएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए खाली।
अब ना सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आ जाते हैं इसके चैप्टर के, वो क्या है, सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। वैसे चाहो तो तुम कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो। मतलब दो तीन रजिस्टर को एक साथ आप जोड़ेंगे, ठीक है, फिर उनका रेजिस्टेंस निकालेंगे फाइनली। तो दो टाइप से जोड़ सकते हैं, दो टाइप से कनेक्शन होता है। पहला होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, रजिस्टर्स को एंड टू एंड जोड़ते हैं, एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे। ये पहला रजिस्टर, फिर इसके एंड से दूसरे वाले को कनेक्ट किया, फिर इसके एंड से तीसरे वाले को कनेक्ट किया। ऐसा और भी जोड़ सकते हैं, और भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं ये R1 है, दूसरा है R2, तीसरा है R3, अलग अलग रेजिस्टेंस है। और फिर इनको कनेक्ट कर दिया हमने किससे, एक बैटरी से। इससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें चाहो तो तुम स्विच भी लगा सकते हो एक, जैसे प्लग की इन किया, इनमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। आई करंट मान लेते हैं। इस करंट को मेजर कर सकते हैं कैसे, एमीटर लगा के। यहाँ एमीटर लगा दो, ठीक है, नेगेटिव की तरफ नेगेटिव, पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव, ऐसे ध्यान रखना कैसे लगाना है। तो पॉजिटिव वाली साइड रहेगी, ये पॉजिटिव वाली साइड है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव वाली साइड पे नेगेटिव। अब एमीटर को मैं चाहूं यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, इनके बीच में लगाऊं, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, इसकी रीडिंग चेंज नहीं होती। एमीटर को मैं कहीं भी लगा दूं, इसकी पोजीशन कहीं भी रखूं, तो इसमें क्या होगी, रीडिंग चेंज नहीं होगी। इसका मतलब पहला पॉइंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन current in the circuit, current in the resistors remains same, मतलब I जो होगा वो कांस्टेंट होगा। सभी रेजिस्टर्स में करंट सेम फ्लो होगा, एक ही रीडिंग आएगी, मीटर को कहीं भी रखूं तो करंट सेम रहेगा। ओम्स लॉ से क्या लिख सकता हूं मैं, I इक्वल्स टू क्या होता है, V बाय R। तो V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ ध्यान होगा, मतलब जो रिजल्ट आया था। तो यहां से I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R, मतलब V बाय R क्या है, कांस्टेंट है, तो V प्रोपोर्शनल टू R ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब ये अलग अलग रेजिस्टर्स है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इनमें से जिसका भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अक्रॉस V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं कैसे, वोल्ट मीटर लगा के। जैसे यहाँ पे V1 लगाया हमने वोल्ट मीटर, या दूसरा वोल्ट मीटर लगाया, या तीसरा वोल्ट मीटर लगाया, ठीक है। वोल्ट मीटर ऐसे प्लस माइनस के साइन बना देना, प्लस वाला बैटरी की तरफ और माइनस वाला माइनस की तरफ। तो वोल्ट मीटर से क्या ले सकता हूँ मैं, रीडिंग ले सकता हूँ अलग अलग। और देखा हमने वोल्ट मीटर में इसकी रीडिंग ली, इसकी रीडिंग ली, इसकी रीडिंग ली, और उनका सम किया तीनों का, V1 प्लस V2 प्लस V3, इन दोनों का जो सम किया वो ऑलमोस्ट इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। इनका सम ऑलमोस्ट इसके इक्वल है, इसके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, V जो है V1 V2 V3 के सम के इक्वल है, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, पहला तो ये हो गया फर्स्ट, जो नेट पोटेंशियल होगा मतलब जो बैटरी का वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा, ठीक है। एंड V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। V1 कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ से। V इक्वल टू क्या है, IR। अब इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है, और रेजिस्टेंस क्या है, R1। तो V1 को क्या लिख सकता हूं मैं, V1 इक्वल्स टू IR1। ऐसे V2 को क्या लिख सकता हूं, IR2, और V3 को क्या लिख सकता हूं, IR3। तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं, V इक्वल्स टू IR1
V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। मतलब तुमसे ऐसे सर्किट बन गया, करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तुमसे पूछते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V इंटू I इंटू R1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू R3, ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके इक्विवेलेंट एक सर्किट बना रहे हैं, इसी के इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं। इक्विवेलेंट सर्किट मतलब ये जो तीनों रजिस्टर है 1 2 3, इनको मैं सिंगल से हम रिप्लेस कर रहे हैं। इस तरह से रिप्लेस किया है, इसकी वैल्यू R मान लेते हैं कि इसमें करंट जो है सर्किट में वो चेंज नहीं हो रही, सर्किट में करंट आई है, उसको चाहो तो हम एमीटर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको वोल्टमीटर से चेक कर लेंगे, वो V के इक्वल ही आ रहा है, इसी के इक्वल ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहां से भी क्या लिख सकता हूं, यहां से लिख सकता हूं V इक्वल्स टू I इंटू R। तो क्या किया, ये जो तीन रेजिस्टेंस है 1 2 3, इनकी जगह मैंने क्या किया, एक सिंगल रेजिस्टेंस बना दिया, इन तीनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस रिप्लेस कर दिया, मतलब इन तीनों को मैं रिप्लेस कर सकता हूं इससे। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सर्किट, और ये जो रेजिस्टेंस बना इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। और इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, ठीक, इसको मैं रब कर रहा हूं। तो मेरे पास क्या क्या रिलेशन था, मेरे पास एक तो ये था V इक्वल V1 इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये रिलेशन है। V की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, I इंटू R। V1 को क्या लिख सकता हूं, I इंटू R1, इसको I इंटू R2, I इंटू R3, I क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो R की वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं, मतलब एंड टू एंड कनेक्टेड है, एंड टू एंड कनेक्टेड है मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, तो उसमें उनको उन सबका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है, पहला वाला, करंट क्या रहेगी, सभी में सेम रहेगी, पहले में दूसरे में तीसरे में जितने रेजिस्टेंस लगे हैं सब में करंट सेम फ्लो होगा। ठीक है, और V1 प्लस V2 प्लस V3 इन सब की इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू ये, ऐसा लिख सकते हैं। तो जितने भी रेजिस्टेंस यहाँ पर 3 बनाया तो 3 को हम एक साथ ऐड कर देंगे, सीधा ऐड करना है, 4 होगा तो 4 को ऐड कर देंगे, 5 होगा तो 5 को ऐड कर देंगे, तो सबको ऐड कर देंगे। इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे लगेंगे रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे, जैसे मान लो पहला रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये, सेकंड, और एक ऐसे लगा देंगे। इसको मान लेते हैं ये है R1, ये है R2, ये है R3, और ये दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है X, Y। तो फिक्स्ड पॉइंट, कॉमन पॉइंट्स के बीच में जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे कॉमन पॉइंट्स के बीच में, उनको बोलेंगे हम, ये किस पर कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो ये दो कॉमन पॉइंट्स हैं, और इन दोनों कॉमन पॉइंट्स के बीच में R1 कनेक्टेड है, इन्हीं के बीच में R2 कनेक्टेड है, और इन्हीं के बीच में R3 कनेक्टेड है, मतलब ये तीनों किसमें, पैरेलल में। तो पैरेलल में ध्यान रखना है, पैरेलल को कैसे पता चलेगा, पैरेलल का पता चलेगा कि वो कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड होंगे। फिर यहां पर वही एक हम लगा देते हैं बैटरी, प्लग की लगा दो, एक एमीटर लगाना चाहो तो एमीटर लगा दो। अब क्या होगा, जैसे हम इसको ऑन करेंगे, इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा I, करंट ऐसे जा रहा है इधर। अब ये एमीटर मैंने यहां पर देखा, इसकी रीडिंग देखी। अब इस एमीटर को हटाकर मैं यहां लगा रहा हूं एक बार, जैसे मैंने यहां लगाया एमीटर, तो इसमें देखा मैंने, इसमें और इसमें रीडिंग अलग अलग है, इसकी अलग रीडिंग आ रही है, इसकी अलग रीडिंग आ रही है, मतलब यहाँ पर डिफरेंट करंट फ्लो हो रहा है, और इन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट ले रहा हूं। इसको हटाकर मैंने यहां पर लगाया,
तो इसमें भी डिफरेंट करंट आया, और इसको उठाकर यहाँ पर लगाया तो इसमें भी डिफरेंट करंट आया। तो करंट इन सभी में क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लो हो रहा है। इसमें अलग करंट फ्लो हो रहा है तो उसको मान लेते हैं I1, इसमें अलग करंट फ्लो हो रहा है उसको I2, इसमें अलग करंट फ्लो हो रहा है उसको I3। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने लगाया वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस। तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो ऑलमोस्ट इसकी रीडिंग के इक्वल थी। तो यहां से हटा के मैंने इसके अक्रॉस लगाया तो वो सेम आया, जहां जितना यहाँ पर आ रहा था उतना यहाँ पर। फिर इसको हटाकर मैंने इस पर लगाया तो यहाँ पर भी सेम आ रहा था। या फिर चाहो तो तीनों पे अलग अलग एक वोल्ट मीटर लगा दो, यहाँ अलग लगा दो, यहाँ अलग लगा दो, तो तीनों की सबकी रीडिंग जो होगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। सेम आएगी मतलब इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है। और वैसे भी हमें पता चल रहा है कि पैरेलल में इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है सारे। तो जो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो इसके अक्रॉस भी वही होगा, इसके अक्रॉस भी वही रहेगा, और इसके अक्रॉस, तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पर भी क्या हो जाएगा, इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस across resistors remains same। पोटेंशियल डिफरेंस V क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, V की वैल्यू चेंज नहीं होगी। V को क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर, आई आर कॉन्स्टेंट, और आर को इधर ले आएंगे तो यहां प्रोपोर्शनल का साइन हम लिख सकते हैं ऐसे, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम होगा। तो यहाँ पे मान लो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है तो इसमें सबसे कम करंट फ्लो होगा यहाँ पर, और इसमें मान लो इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है तो इसमें सबसे ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां पे करंट कम फ्लो होगा, और जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे ज्यादा करंट फ्लो होगा। एक रिलेशन ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। जैसे हमने पहले इक्विवेलेंट बनाया था, ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट यहां भी बना सकते हैं। मतलब इन तीनों रेजिस्टर्स को मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूं। ये बैटरी लगा दी भाई हमने, ये वही उतना ही करंट फ्लो रहा है, आई करंट, उसको चाहो तो तुम एमीटर से मेजर कर सकते हो। ठीक। तो ये से इन तीनों को मैंने सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, इसको फिर वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जैसे अलग अलग हमने एमीटर लगा के देखा, यहाँ पे अलग एमीटर, यहाँ पे अलग एमीटर, यहाँ पे अलग, और इन तीनों की वैल्यू देखी I1, I2, I3। तो जब मैंने इनको सम किया I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों का सम किया तो किसके इक्वल आया, I के इक्वल। मतलब ये I जो है यही तीन पार्ट में डिवाइड हुई है। यहाँ पर I का थोड़ा पार्ट इधर जा रहा है, थोड़ा इधर जा रहा है, थोड़ा इधर जा रहा है, मतलब इन तीनों का सम I के इक्वल है। तो दूसरा रिलेशन हम ये लिख सकते हैं, जो I है नेट करंट, वो तीनों ब्रांचेस में अलग अलग करंट जो जा रही है उनके सम के इक्वल है। एंड I1 को लिख सकते हैं हम क्या, इसमें इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस रहेगा, मतलब V के इक्वल। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V के इक्वल है, तो I इक्वल टू क्या है, V अपॉन R। तो I1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा V अपॉन R1, I2 क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, I3 हो जाएगा V अपॉन R3। इनको हम ध्यान रख सकते हैं, I1, I2, I3 को। ठीक है। और यहां से देखेंगे तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट फ्लो रहा है I, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R। अब ये जो वैल्यूज है इन सबको यहां पर पुट कर दो, इसी जगह पर। तो इसकी जगह देखेंगे V अपॉन R, इसकी जगह V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। तो V सब जगह आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये आया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, पैरेलल में जो भी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए उन सबके रेसिप्रोकल तो उसको उल्टा कर देंगे अपन, रेसिप्रोकल्स का सम
इक्विवेलेंट के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल्स को ऐड करेंगे तो रेसिप्रोकल मिलेगा इक्विवेलेंट का। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने दो रेजिस्टेंस दिए, खाली दो के लिए हम ऐसा लिख लेते हैं स्पेशल फॉर्मूलाज। एक ले लिया R1, दूसरा R2, बैटरी लगा दिए। I करंट फ्लो हो रहा है, इधर जा रहा है I1, इधर जा रहा है I2। ठीक है, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। फिर चाहो तो तुम यहां से एलसीएम ले लो, R1 R2, R2 प्लस R1, फिर उसको उल्टा कर देंगे तो R आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। चाहो तो तुम ऐसे डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो दो के केस में, इक्विवेलेंट R इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, और क्या ध्यान रख सकते हैं, और ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट फ्लो रहा है I1, उसको हम डायरेक्टली में लिख सकता हूँ I1 इक्वल्स टू, यहाँ करंट निकालना है मुझे, ये बैटरी नहीं दी हुई, कुछ इसकी वैल्यू नहीं दी है, अननोन है इसका वैल्यू, सिर्फ मुझे क्या दिया हुआ है, I दिया हुआ है, R1 R2 दिया हुआ है। I1 कैसे निकालेंगे डायरेक्टली, तो I1 निकालेंगे कैसे डायरेक्टली, I1 इक्वल्स टू इस रेजिस्टेंस को ऊपर लिखेंगे और अपॉन में इन दोनों का सम लिखेंगे इनटू टोटल करंट। ऐसे मुझे I2 लिखना है, इसमें करंट लिखनी है, तो इसमें करंट कैसे लिखेंगे, इसमें निकालना है करंट, ये वाला रेजिस्टेंस ऊपर आएगा, R1 ऊपर आएगा और R1 प्लस R2 इंटू I ये हो जाएगा। अब ये दोनों आए कहां से, तो ये दोनों सिंपल कहां से आते हैं, ये आते हैं दो रिलेशन, एक तो I का वैल्यू I1 प्लस I2 के इक्वल है, एंड I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो एक रिलेशन ये बन जाएगा। तो दो रिलेशन, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम तो ये मिल जाता है हमें, उन दोनों को सॉल्व करने पर। दो के केस में ऐसा ध्यान रख सकते हैं, ये I1 अपॉन I2, R2 बाय R1 और I1 प्लस I2 के सम के इक्वल है। अब मान लो एक कंडीशन लेते हैं, if n equal resistances are connected in parallel, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो सब सेम है, सबकी वैल्यू सेम है, इनकी वैल्यू भी लिख लेते हैं। n इक्वल resistors of resistance are equal resistance are connected in parallel, रेजिस्टेंस का वैल्यू R है सबकी, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट करना है, इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा, सारे जितने भी है उन सबका रेसिप्रोकल का सम, तो पहले वाला भी R है, दूसरे वाला भी R है, तीसरे वाला भी R है, और ऐसे n टाइम्स। ठीक है, तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R n टाइम्स क्या होगा, या तो होगा तुम्हें ये n/R हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट n/R, तो यहां से मुझे इसको उल्टा कर देंगे तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R बाय n। ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो कहां पर यूज में लेंगे, जैसे तुमसे दे दिया, तुम्हें दे दिया 25 ओम, 25 ओम, 25 ओम, ऐसे टोटल 5 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है किसमें, पैरेलल में।
25 25 25 के अब तुम सॉल्व करोगे 1/25 प्लस 1/25 प्लस 1/25 5 बार लिखोगे, फिर उसके बाद एलसीएम लोगे, फिर सॉल्व करोगे। वो सब नहीं करना है, डायरेक्टली क्या करना है, एक की वैल्यू क्या है 25, सभी सेम है अगर तो एक की वैल्यू लिखेंगे 25 और उनको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5, ये आ गया हमारा आर इक्विवेलेंट। तो अगर सारे रेजिस्टेंस सेम है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है आर बाई एन, किसी एक की वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। तो एक की वैल्यू 25 है, टोटल काउंट कर लिए 5 है, 25 अपॉन 5 ओम हो गया सॉल्व। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कब, जब सारे सेम कनेक्टेड होंगे तब। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं, देखो अब एग्जांपल करते हैं कुछ। तो देखो एग्जांपल पहला, जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है, एक है 2 ओम, एक है 3 ओम और एक है 6 ओम। 2 ओम 3 ओम 6 ओम ऐसे कनेक्टेड है। तो यहां पर हम देखेंगे कौन सीरीज में कौन पैरेलल, पहले ये पहचानेंगे। तो देखो यहां पे ध्यान से अगर देखेंगे तो एक 3 ओम और 6 ओम ये दोनों कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। 3 और 6 दोनों क्या है, कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। तो कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है तो क्या होगा, ये पैरेलल में है। पैरेलल में तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे हम, इनका पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो 1/3 प्लस 1/6 ये रेसिप्रोकल आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 6, इधर 2 प्लस 1 तो 1/r हो जाएगा हमारा 3/6। तो r की वैल्यू हो जाएगी 6/3 मतलब 2 ओम। तो ये r की वैल्यू 2 ओम आ गई, ठीक है। ये आंसर नहीं आया, ये किसका है, इन दोनों की वैल्यू है। इन दोनों का मतलब मैं क्या कर सकता हूं, इस 2 ओम से रिप्लेस कर सकता हूं। 6 और 3 को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, 2 ओम से। तो अब हम नेक्स्ट डायग्राम में क्या करेंगे, इसी को चेंज कर देंगे। कैसे, एक तो 2 ओम तो वैसा का वैसा ही, और 3 और 6 के भी क्या लिख सकते हैं हम, 2 ओम लिख सकते हैं। तो यहां पर भी हमने क्या लिख दिया, 2 ओम लिख दिया। आप ध्यान से देखेंगे तो ये एंड टू एंड कनेक्टेड है। एंड टू एंड कनेक्टेड है मतलब 2 ओम और 2 ओम, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा क्या। तो फाइनली आंसर हो गया हमारा, आंसर हो जाएगा R इक्वल्स टू 2 + 2 4 ओम। तो इस डायग्राम का इसका इक्विवेलेंट आंसर हो गया हमारा R इक्वल्स टू 4 ओम। ठीक है, सो चाहो तो तुम R1 लिख लो, अगर कंफ्यूजन है तो ये R1, और तो फाइनल आंसर है, ये आंसर है 4 ओम। कैसे किया, सबसे पहले पहचाना कौन पैरेलल है कौन सीरीज है। तो ये दोनों पैरेलल लग रहे हैं क्योंकि कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। तो पहले इनको सॉल्व करेंगे। तो 3 और 6 को सॉल्व करेंगे तो पैरेलल में रेसिप्रोकल ऐड करते हैं, ऐड किया और इनका आंसर आया हमारा 2। फिर इन दोनों को किससे रिप्लेस कर दिया, 2 से। तो ये 2 और फिर ये 2 और 2 दोनों सीरीज में क्या करेंगे, सीरीज में डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो 2 + 2 4 ओम, एक आंसर ये हो जाएगा हमारा। अब देखो इसमें तुम डायरेक्टली क्या ध्यान रख सकते हो, डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं, ऐसे 3 है और ये 6 है, ठीक है। एक 3 है और दूसरा क्या है 6, ये इसका क्या है जस्ट डबल है, ये इसका जस्ट डबल है। तो जब जस्ट डबल होगा तो बड़े वाले को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। जस्ट डबल होगा तो बड़े वाले को 3 से डिवाइड कर देंगे, 6/3। तो 6/3 तो क्या बन जाएगा, 6/3 मतलब ये पूरा 2 ओम बन जाएगा। तो इक्विवेलेंट निकालने का डायरेक्टली तरीका है, कैलकुलेशन नहीं करती, क्या करना है, जस्ट डबल है तो बड़े वाले को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। इसको 3 से डिवाइड किया, वो इन दोनों का क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं, मुझे ये इसका जस्ट डबल दिख रहा है 6/3 2, तो ये 2 के इक्वल 2 + 2 4 हो गया सॉल्व। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सेकंड ऐसे मान लो इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, एक है 6 ओम, ये भी 6 ओम और दूसरा 4 ओम। ये दोनों इक्वल है और ये 4 ओम के इक्वल है। अब इनको सॉल्व करना है तो पैरेलल सीरीज देखना है। तो मुझे क्या दिख रहा है, पहले ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, इन दोनों को सीरीज में दिख रहा है, ये इजीली सीरीज में। इस क्यों ऐसे ध्यान रख सकते हैं, दोनों में करंट सेम फ्लो होगा, यहां से जो करंट आएगा वो इसमें और इसमें सेम रहेगा करंट, और सीरीज में करंट सेम रहता है, मतलब दोनों सीरीज में। तो 6 और 6 सीरीज में, और सीरीज में क्या करते हैं डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो 6 + 6
12 मतलब ऊपर वाले की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 12 लिख सकता हूं, नीचे वाले की जगह 4, तो 12 हो गया, ये हो गया 4। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। कैसे? इनका इक्विवेलेंट निकालना है, तो 1/r इक्वल्स टू रेसिप्रोकल 1/12 प्लस 1/4, एलसीएम 12 आएगा, ये 1 + 3, तो ये हो जाएगा 1/r इक्वल्स टू, ऊपर तो गया 4 और नीचे हो गया 12। फिर ध्यान रखना इसको उल्टा भी करना है, तो r की वैल्यू हो जाएगी 12/4 मतलब 3 ओम, तो r की वैल्यू आएगी 3 ओम, ये आंसर हो गया हमारा। यहां से चाहो तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, कैसे? 6 और 6 12 हो गया, ठीक है, ये 12 है और नीचे 4 है, तो ये जो है 12, ये इसका क्या है 3 टाइम्स है, ये 12 क्या है इसका 3 टाइम्स। तो जब 3 टाइम्स होता है तो बड़े वाले को हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं, 1 से बढ़ाकर, ये आंसर हो जाएगा 3 डायरेक्टली। देखो जब डबल होगा, जब एक r है और दूसरा 2r है पैरेलल में, जस्ट डबल है तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट आएगा इनका, बड़े वाले को 3 से डिवाइड कर देंगे। जब 3 टाइम्स है तो बड़े वाले को 4 से डिवाइड कर देंगे, जब 4 टाइम्स है तो बड़े वाले को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं। तो ये 12 जो है 4 का क्या है 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है तो बड़े वाले को हम क्या कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, 3 टाइम्स है वो 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3 ओम। तो ऐसे डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ तुम खुद से ट्राई कर सकते हो, जैसे होमवर्क के लिए लिख लेते हैं हम, जैसे ये हो गया 3 ओम 3 ओम 3 ओम और ये 1 ओम। इसमें क्या करना है तुम्हें, इसमें निकालना है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। 2 पॉइंट्स दे रहे हैं, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट सर्किट, ए और ये बी इनके बीच इक्विवेलेंट निकालना है। एक तो ये हो गया, सेकेंड ठीक है, ये 1 ओम 4 ओम, ये 4 ओम, ये 2 ओम और ये भी 4 ओम। एक ये करना है, ये ए और ये बी, एक ये वाला करना है ए और बी। इनकी वैल्यूज ले लेते हैं, इसको 6 ओम ले लिया, ये 6 ओम, ये ले लिया हमने 8 ओम, 9 लेते हैं, 9 ओम और ये 3 ओम, ये 12 और 6 ले लेते हैं, 12 ओम 6 ओम और इसको ले लेते हैं हम 18 ओम 9 ओम। इसको सॉल्व करना है, इक्वेशंस है 1 2 3, ये तुम्हें सॉल्व करना है और इनके आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। और इनके अलावा जो ब्लू इंक से क्वेश्चन और सोल्ड एग्जांपल है, सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस टॉपिक है तुम्हारे रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस, उसके बाद ब्लू इंक से क्वेश्चन दिए हुए हैं और सोल्ड एग्जांपल दिए हुए हैं। तो सोल्ड एग्जांपल भी सॉल्व करना है और ब्लू इंक वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और उनके अलावा इनको भी सॉल्व करना है तुम्हें। तो ये तुम्हारा होमवर्क है और जो भी आंसर हो उसको कमेंट सेक्शन में बताना है और जो डाउट हो उसको भी कमेंट सेक्शन में पूछना है। ओके, थैंक यू।